सभी का न्यू तुली एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता वर्ग 3 के जो आपके दस्तावेज सत्यापन हैं वो कब से हो रहे हैं और क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको वहां पर लेके जाना है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी वो जानने वाले हैं। तो देखिएगा, ये आपका एक नई जो न्यूज है ये कल ही आपकी आ चुकी थी कि आपके जो दस्तावेज हैं वो आपके कब से जो है सत्यापित होने लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से ये सूचना आपकी आई है और इसमें बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक नियत है। यानी 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आपको कभी भी, यानी कल से ही आपके सत्यापन की जो तारीख है वो स्टार्ट हो जाएगी और 12 से 19 के बीच में कभी भी आपका जो है नाम आ सकता है और आपको वहां पर जाना है। कहाँ जाना है? जो आपने सत्यापन करने के लिए जो जिला आपने चूज किया था वहीं पर आपको बुलाया जाएगा। आगे कह रहा, इतनी सी बात आपको जाननी है। देखो, इस अवधि में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी दिनांक 20 जनवरी 2023 को सत्यापन करवा सकेंगे। यानी आपका नाम 12 से 19 के बीच में कभी भी आ सकता है, लेकिन किसी कारण से, मान लो आपकी कोई भी कारण से आप नहीं उपस्थित हो पाए हैं तो 20 जनवरी को आपको जो है वहां पर सत्यापन करवाना है। लेकिन उसी बीच में 12 से 19 में जब भी आपका नाम आए वहीं चले, उसी दिन चले जाना, चाहे भले ही आपको कितना ही जरूरी काम हो, क्योंकि हो सकता है अगर कोई भी दिक्कत आए तो बाद में आप 20 जनवरी को जो है कुछ चेंजेस वगैरह करवा सके, है ना। वैसे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और क्या क्या लेके जाना है उस पर भी हम अभी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन हेतु तो सत्यापन अधिकारियों की सूची संलग्न की जा रही है, तो इससे हमारा कोई काम नहीं है। कौन कौन अधिकारी वहां रहेंगे उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमें बस इतनी सी बात याद रखना है कि कल से आपके सत्यापन स्टार्ट हो रहे हैं, 19 तक चलेंगे। फिर आगे देखो, हमें क्या और जरूरी बात याद रखनी है इसमें। तो जरूरी बात हमें ये याद रखनी है कि आपने जो सत्यापन के लिए जो जिला चूज किया था वहीं पर आपके जो है दस्तावेज सत्यापित होंगे। जैसे मान लो यदि हम बात करें कि यदि आपने भोपाल चूज किया था, है ना, तो भोपाल में आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, ये सारी बातें देखो यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर इंदौर की बात कर लेते हैं। मान लो किसी ने डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए इंदौर जिला चूज किया है ना। ये सत्यापन वाली बात है। देखो, सत्यापन हम कहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी कहाँ, जब 4 तारीख से जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे ऑनलाइन, वहां पर जब आपने जो चूज किया था जो जिला, वहीं पर आपको बुलाया जाएगा। जैसे मान लो किसी ने इंदौर किया था, तो ये इंदौर में कहाँ जाना है? देखो, गवर्नमेंट एक्सीलेंस विनय मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल है, ये आपका नेहरू नगर में है, नेहरू पार्क रोड पर है। सॉरी, कहां पर है? नेहरू पार्क रोड पर इंदौर में है। ये सारी बातें आपको पता है ना। और आपको वहां पर जो सत्यापन अधिकारी मिलेंगे उनका नाम रहेगा अनिल वर्मा। इनके नाम भी दे दिए, देखो, है ना। और देखो, पहली तारीख यानी 12 जनवरी को कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा? 20 स्टूडेंट को। फिर देखो, 13 तारीख को कितनों को बुलाया जाएगा? 48 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 14 तारीख को बुलाया जाएगा 48 स्टूडेंट को। और 48 को कब बुलाया जाएगा? आपका बुलाया जाएगा कब? ये 16 तारीख वाली बात है, यहाँ पर 16 तारीख को बुलाया जाएगा। और फिर 17 को 48 को बुलाया जाएगा और 18 और 19 को यहाँ पर 0-0 है, क्योंकि स्टूडेंट की जो संख्या है वो पूरी हो जाएंगी, तो यहाँ पर फिर 0-0 कर दिया गया है, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पर इंदौर की ही दूसरी बात करें तो ये आपका दिया है गवर्नमेंट मालवा गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। ये है आपका मोती तबेला इंदौर में। तो इंदौर में 2 स्कूल दिए हैं आपका, एक तो नेहरू पार्क रोड पे है और एक आपका मोती तबेला इंदौर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर नाम भी दे दिया है, मंगलेश व्यास करके आपको वहां पर अधिकारी मिलेंगे। और पहले दिन 40 स्टूडेंट को बुला रहे हैं, फिर 96 को बुला रहे हैं, फिर 96, 97 और फिर 58 को, और लास्ट में 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट्स जो है अगर बात करें तो संख्या जो है स्टूडेंट की वो पूरी हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। जो भी देखो, ये तो हमने इंदौर की बात की, आपने जो चूज किया था वहां आपको बुलाया जाएगा। ये सारा नाम भी दे दिया आपको, पहले से ही देख लेना है कि वो स्कूल कहाँ है, सारी जानकारी निकाल लेना है। अब देखो, बात हम करते हैं आगे की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची। तो देखो, ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या क्या चीजें आपको तैयार रखनी है। एक तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की,
है ना, ये तो वहां पर भी आपकी लगी थी अपलोड करते समय। 12वीं की अंक सूची, है ना, स्नातक उपाधि की अंक सूची जिसमें सभी सेमेस्टर, है ना, या फिर वर्ष में है तो वर्षों की लागू होने की दशा में, है ना, सभी अंक सूचियां लगेगी सभी सेमेस्टर की, है ना। उसके बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध होना चाहिए, और विशेष बात डिजिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिजिटल। ठीक है, तो ये किसके लिए है? आरक्षण वालों के लिए है, आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं ना उनके लिए ये होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए। दूसरा देखो, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी, है ना, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो, है ना, तो बिल्कुल लेना है सभी को, तो मूल निवासी तो होना ही चाहिए। फिर देखो, अतिथि अगर शिक्षक है आप तो अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपका लगेगा, डिजिटल होने चाहिए। देखो सारे, बीएड है तो बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों में है तो, डीएलएड है तो डीएलएड की अंक सूची और सभी सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की अंक सूची वहां पर लगेगी। ठीक, फिर देखो, आयु में छूट संबंधी, अगर आप आयु में छूट संबंधी कुछ भी आपने चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र जो आपने बनाया है सक्षम अधिकारी द्वारा वो भी वहां चाहिएगा, है ना। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम में जो चेंजेस हुआ है उसके लिए आपने जो शपथ पत्र बनवाया है, और उपनाम दोनों परिवर्तन, नाम और उपनाम दोनों जो परिवर्तन है वो वहां पर आपके लगेंगे। देखो, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र लगेगा, और क्या किस नाम से आपने कौन सा नाम चेंज करवाया है वो वहां पर लगेगा। ठीक है, पहले क्या था और अब क्या करवाया है। इसी ऐसी स्थिति में राजपत्र में परिवर्तन नाम के प्रकाशन की प्रति, यानी ये वाली जो प्रति है ये वहां पर आपकी लगेगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर इससे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे कि आपको वहां लेकर क्या क्या जाना है ना। फिर हम देखेंगे कि वहां आपको एक फॉर्म फिलअप कैसे करना है, वो फॉर्म फिलअप की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन आपको क्या क्या तैयार रखना है। ये सारी तो अपलोडेड वाली बात है, देखो ये सारी अपलोड हो चुकी है आपकी, लेकिन ये फिर से आपको तैयार रखना है। ये अपलोड हो चुकी है उस समय, लेकिन ये आपको तैयार रखना है। अब आपको और क्या क्या तैयार रखना है ये बात आप अच्छे से समझ लेना। क्या क्या तैयार रखना है, देखो आपको आधार कार्ड, है ना, ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, सभी के पास है ये, है ना। वोटर आईडी, या तो आधार कार्ड या वोटर आईडी। पंजीयन एमपी वालों के लिए, है ना, रोजगार पंजीयन किसके लिए? एमपी वालों के लिए रोजगार पंजीयन बहुत जरूरी है। मैरिड अगर गर्ल्स है, शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट, है ना, मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है। एफिडेविट भी मांगा जा सकता है, और समग्र आईडी में आपका नाम होना बहुत जरूरी है, समग्र आईडी में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिजल्ट की प्रिंट निकलवा लेना आप, है ना। मैं तो कहूंगी 5-5, 10-10 सेट बनवा लो आप सारे इन डॉक्यूमेंट्स के, 5-5 सेट, आप 3-3 तो वहां लगेंगे ही, आप 5, 6, 7, 8 जितने भी, है ना, सेट रेडी कर लो, है ना, पूरे के पूरे एक को जमा लो। आधार कार्ड, उसके बाद या लगा दो आपका रोजगार पंजीयन, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आवश्यक है आपके तो समग्र आईडी, इनकी 5-5 सेट आप तैयार कर लीजिए। 5 से ज्यादा कर लो तो और भी बेहतर है ना। उसके अलावा देखो, रिजल्ट की प्रिंट यदि आपने नहीं निकलवाई है तो रिजल्ट की प्रिंट आपकी वहां उसमें लिखी नहीं है पर ये मांगी जाएगी, रिजल्ट की प्रिंट आप निकलवा लेना। अपडेटेड फोटो, है ना, कम से कम 10 अपडेटेड फोटो भी आपके पास में होने चाहिए, नहीं खिंचवाए हैं तो खिंचवा लेना, है ना। सभी के सभी ओरिजिनल होने चाहिए, ये आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब के सब, समग्र आईडी, ये सब के सब कैसे होने चाहिए? ओरिजिनल। और 3 सेट फोटोकॉपी, हमने यहाँ 3 सेट लिखा है, आपको 5 करवानी है। कितनी करवानी है? 5 करवानी है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखो क्या क्या और करना है। 10th, 12th, डीएड या फिर आपने बीएड किया है या ग्रेजुएशन की सभी ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी, 12th की लगेगी, डीएड अगर आपके पास है या बीएड है तो उसकी ओरिजिनल लगेगी। देखो फोटोकॉपी नहीं लगेगी, है ना, ओरिजिनल लगेगी, और सभी सेमेस्टर की भी लगेगी, वहां पर चाहिएगी। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन की ओरिजिनल चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने लगाया है तो, नहीं लगाया है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखिए, आरक्षण के लिए आपको क्या करना है। यदि आप आरक्षण
की कैटेगरी में आते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं, तो वहां पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, मूल निवासी लगेगा, है ना, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, है ना। ईडब्ल्यूएस देखो जाहिर सी बात है, अगर ईडब्ल्यूएस बनाया है तो इनकी इनकम सर्टिफिकेट तो आपके पास है। फिर उसके बाद देखिए ये सभी कैसे होने चाहिए, डिजिटल होने चाहिए, ये सब के सब कैसे होने चाहिए, डिजिटल होने चाहिए, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी बातें, इनके कितने कितने सेट आपको तैयार करना है, 5-5 सेट तैयार करना है, किसके, आधार कार्ड के, रोजगार पंजीयन के, मैरिज सर्टिफिकेट यदि आपके मेरी शादी हो गई है लड़की हैं तो, और उसके अलावा क्या रिजल्ट की प्रिंट आपको निकलवानी है, अपने अपडेटेड फोटो तैयार कर लेने हैं, है ना, इन सब के कितने कितने सेट बना लेने हैं, 5-5 सेट आपको बना लेने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये इस प्रकार का प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन हेतु एक पत्रक आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखा जाएगा, है ना, पिता या पति का शादी हो गई है तो पति का, नहीं तो पिता का नाम लिखा जाएगा, पता लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ लिखा जाएगा, मेल आईडी लिखनी है, पात्रता परीक्षा का विवरण लिखना है, इसमें अनुक्रम क्रमांक आएगा वगैरह वगैरह, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ जन्म तिथि आएगी, ठीक है, और यहाँ प्रवर्ग आएगा, आरक्षित प्रवर्ग में होने पर सक्षम अधिकारी का जो वेद प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी परीक्षा का विवरण, कब आपने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण की है, कितने प्रतिशत आपके बने हैं, स्नातक कब उत्तीर्ण की है, कितने प्रतिशत उसमें बने हैं, इसके अलावा डीएलएड का परीक्षा विवरण, है ना, कब उत्तीर्ण किया है और प्रतिशत कितने हैं, यदि बीएड से फॉर्म फिलअप किया था तो बीएड का उत्तीर्ण वर्ष क्या है, उसके कितने प्रतिशत बने हैं, है ना, और यदि आप अतिथि शिक्षक है तो उसका विवरण देना पड़ेगा, यहाँ पर सभी सत्र का और कितने दिन आपने पढ़ाए हैं वो सब यहाँ लिखना होगा, है ना, कुल अध्यापन कितने दिन का हुआ है वो यहाँ लिखना होगा, ठीक है। अगर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो उसके लिए ये वाली बात हो जाएगी, यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ, और कोई अन्य विवरण है तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आएगा, है ना, पीबी का अनुक्रमांक नंबर आ जाएगा, और सत्यापन अधिकारी का यहाँ पर अभी मत लिखा जाएगा, फिर उसमें तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो आपको सबसे जरूरी बात क्या करना है, सबसे जरूरी बात ये वाली है कि आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो अभी हमने आपको बताए हैं, ठीक है, जो हमने अभी आपको कहाँ बताए थे, ये यहाँ बताए थे। ये वाली सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि छोटा सा वीडियो था, आपको सारी बातें जो है क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट आपका बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी जो है अच्छी अगर आपको लगी है तो इसे शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, जय हिंद, जय भारत।